आज हम भारत के एक ऐसे मौलिक और क्रांतिकारी विचारक को समझने जा रहे हैं जिनकी दृष्टि देश के लिए बहुत ही अलग थी। हमारा विषय है राम मनोहर लोहिया और उनकी समाजवादी दृष्टि। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा समाजवादी विचारक भी था जिसने जाति, सत्ता और लोकतंत्र को एक ही फ्रेमवर्क में समझा था? बोधगंगा एकेडमी के इंडिया अनलॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। ये व्याख्यान प्रतीक भार्गव के मूल और सुशोधित नोट्स पर आधारित हैं, जो प्रमाणिक, ऐतिहासिक और अकाडेमिक स्रोतों के व्यापक अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। तो चलिए लोहिया जी के सफर पर एक तेज नजर डालते हैं। 1934 में वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया। फिर 1946 में गोवा की आज़ादी के लिए आंदोलन किया और 1949 में हिंद किसान पंचायत के अध्यक्ष बने। आज़ादी के बाद वो संसद सदस्य भी रहे। तो आप देख सकते हैं, उनकी विरासत उन्हें भारत के सबसे बड़े समाजवादी विचारकों में से एक बनाती। अब इन बिंदियों को ध्यान में रखते हुए हम राम मनोहर लोहिया के विचार और योगदान को समझते हैं। हमारा पहला खंड है ज्ञान से क्रांति तक। देखिए, हर क्रांतिकारी के विचार उसकी पढ़ाई और उसके अनुभवों से ही तो बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि लोहिया की बौद्धिक यात्रा ने उनके राजनीतिक दर्शन को कैसे आकार दिया। लोहिया जी का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई भारत के जाने माने संस्थानों जैसे बीएचयू और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन ज्ञान की उनकी खोज उन्हें यूरोप तक ले गई, सीधे जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जानते हैं उनकी पीएचडी का विषय क्या था? नमक और सविनय अवज्ञा। जरा सोचिए, बर्लिन में बैठकर एक भारतीय युवा नौजवान भारत के जमीनी आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह का विश्लेषण कर रहा था। ये सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था, बल्कि ये उनके आने वाले विचारों की नींव थी कि कैसे आम लोग भी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। तो ज्ञान को जब तक एक्शन में ना लाया जाए, वो क्रांति नहीं बनता। अब हम देखते हैं कि लोहिया ने अपने इस ज्ञान को आज़ादी की लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया और कैसे वो बने आज़ादी की गुप्त आवाज़। साल था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में जब लीडरशिप का एक वैक्यूम सा बन गया था, तब लोहिया और उनके साथियों ने एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया, कांग्रेस रेडियो। ये बंबई से चलता था और सचमुच आज़ादी की एक गुप्त आवाज़ बन गया था। तो ये कांग्रेस रेडियो इतना ज़रूरी क्यों था? सोचकर देखिए, जब सारे बड़े नेता जेल में हों तो लोगों तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी? उनका जोश कैसे बना रहेगा? ऐसे में ये सीक्रेट रेडियो स्टेशन ही था जो आंदोलन की आग को जलाए हुए था, लोगों तक खबरें पहुंचा रहा था और उनके हौसले बुलंद रख रहा था। लेकिन इस बहादुरी की उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर किले में उन पर बहुत अत्याचार हुए। ये देश की आज़ादी के लिए उनके व्यक्तिगत बलिदान को दिखाता है। देखिए, आज़ादी के लिए लड़ना एक बात है, लेकिन आज़ाद भारत कैसा दिखेगा, इसका सपना देखना और उसका नक्शा बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब हम लोहिया के एक्शन से उनके विजन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उनका नए भारत का नक्शा। लोहिया का नजरिया बहुत साफ था। वो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में थे, जहां आम इंसान को पूरी आज़ादी मिले। इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद, सोवियत संघ वाले कम्युनिज्म और सेंट्रलाइज पावर की कड़ी आलोचना की। उनके लिए किसी भी तरह की ताकत, चाहे वो पैसे की हो या सरकार की, अगर एक जगह जमा हो जाए तो वो आम आदमी के लिए खतरा थी। तो फिर इतना बड़ा बदलाव लाया कैसे जाए? इसके लिए लोहिया ने एक पूरा खाका तैयार किया, जिसे उन्होंने नाम दिया सप्त क्रांति, यानी 7 क्रांतियां। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। तो ये 7 क्रांतियां क्या थीं? ये समाज की हर बड़ी नाइंसाफी पर एक साथ हमला थीं, जैसे कि मर्द और औरत के बीच बराबरी की क्रांति, जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की क्रांति, विदेशी गुलामी के खिलाफ क्रांति और हथियारों की जगह सत्याग्रह को अपनाने की क्रांति। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से न्याय पर आधारित समाज बनाना था। उनका एक और बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट था चौखंबा राज्य या द 4 पिलर स्टेट। यह पावर के असली डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता को आम आदमी तक पहुंचाने का एक मॉडल था।
इस मॉडल के 4 स्तंभ थे: गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। लेकिन इसमें सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि पावर का फ्लो ऊपर से नीचे नहीं, यानी दिल्ली से गांव की तरफ नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर होना था। उनके लिए असली भारत गांवों में बसता था और इसलिए शासन की सबसे शक्तिशाली इकाई गांव ही होनी चाहिए थी। तो आज के दौर में लोहिया के विचार कितने प्रासंगिक हैं? चलिए अपने आखिरी हिस्से में उनकी विरासत को समझते हैं और देखते हैं कि एक विचारक के तौर पर वो हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं। लोहिया सिर्फ एक नेता या एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक बहुत गहरे चिंतक भी थे। उनकी किताबें जैसे इतिहास चक्र और जाति प्रथा भारत की सामाजिक सच्चाई का एक गहरा विश्लेषण करती हैं। वहीं मार्क्स, गांधी और समाजवाद ये दिखाती हैं कि वो पश्चिमी और भारतीय दर्शन के बीच एक नया रास्ता खोज रहे थे। ये किताबें आज भी उनके विचारों की ताकत को दर्शाती हैं। सच तो ये है कि राम मनोहर लोहिया सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत के लोकतांत्रिक समाजवाद की बौद्धिक रीढ़ थे। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है: लोहिया का एक विकेंद्रीकृत भारत का सपना आज के समय में क्या सिर्फ एक सपना है या एक जरूरत? अगर आपको राम मनोहर लोहिया पर विस्तृत नोट्स और परीक्षा उन्मुख PDF चाहिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए।